sex ratio in the country has always remained unfavorable to females. सेक्स रेशो हमेशा फीमेल्स के लिए अनफेवरेबल रहा है, ठीक है। फाइंड आउट वाई दिस इज सो, कभी सोचने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट फैक्टर है लिटरेसी रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है लिटरेसी रेट। लिटरेसी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी पॉपुलेशन की। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एक इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड सिटीजन ही इंटेलिजेंट चॉइसेस ले सकता है और रिसर्च के काम कर सकता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकता है एक पढ़ा लिखा इंसान। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर ए सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। लिटरेसी रेट अगर कम होता है तो बीच में बाधाएं आ सकती हैं किसकी, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट की। किसी देश को इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में बाधाएं आ सकती हैं कम पढ़ाई से, लिटरेसी रेट ज़्यादा होने से। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ए पर्सन एज्ड 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate। very very important definition, ठीक है। कि जो आप किसको लिटरेट मानोगे, हमारी कंट्री में किसको एक लिटरेट की कैटेगरी में डाला गया है, तो जो इंसान 7 या 7 साल से ज़्यादा हो चुका है, जो रीड भी कर सकता है और जो राइट भी कर सकता है और जो लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर सकता है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, लिटरेट की कैटेगरी में। There has been a steady improvement in the literacy levels in India। इंडिया में लिटरेसी लेवल्स का एक इंक्रीमेंट देखा गया है। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर सेंसस ऑफ 2011 इज 73%। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, तो ये कितना है, 73%। 80.9% for males and 64.6% for females, ठीक है। तो फीमेल्स का काफ़ी कम है। मेल्स का लिटरेसी रेट जहाँ 80 के करीब है, वहीं फीमेल्स का 60 के करीब है, 80-60, ऑलमोस्ट 20% का फ़र्क है, ठीक है। तो ये जो है वो गैप कम होना चाहिए। तो आपने देख लिया कि लिटरेसी रेट ओवरऑल इंडिया का कितना है, मेल्स का कितना है और फीमेल्स का कितना है। आगे आ जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव। जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन जो कमाती है, इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो वो एक डेवलपमेंट का सिंबल है, ठीक है, हमारे देश में। The distribution of the population according to different type of occupation is referred to as occupational structure। तो जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू अलग अलग टाइप की ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कि ठीक है कि मान लो एक डॉक्टर टाइप के, यानी कि जो टर्शरी सेक्टर में जो आते हैं, जो ऑक्यूपेशन में, उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। कि मान लो एक लोहार है तो उसमें कितनी पॉपुलेशन आती है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन को डिवाइड किया है और इसको पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड इनॉर्मस वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस आर फाउंड इन आवर कंट्री। बहुत वैरायटी की पॉपुलेशन पाई जाती है। ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमारे यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है उनको, जैसे हमारे कहा ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के भाई अलग अलग टाइप जो लोग ऑक्यूपेशन करते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो कुछ को प्राइमरी में, कुछ को सेकेंडरी में और कुछ को टर्शरी में। जैसे फार्मर जो होते हैं, जो कमाते हैं अपनी फसलों को उगा के, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गए, ठीक है। जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो मतलब जैसे
में जैसे फार्मर्स हो गए, ठीक है, सेकेंडरी में जैसे जो मैन्युफैक्चर करते हैं, और थर्ड में हो जाएंगे जैसे अपने ये डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। इस तरीके से अलग अलग ऑक्यूपेशन को अलग अलग में डिवाइड कर दिया सेक्टर में। पर इन्होंने आगे इनको डिस्क्राइब भी किया है प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जैसे जो दूधिया वगैरह होते हैं, दूध बेच के पैसा कमा रहे हैं, फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट के थ्रू, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा, तो ये सारे हो गए प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, तो ये सेकेंडरी में आ गए। टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, ठीक है, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, तो इस टाइप की इसमें आ जाएंगी टर्शरी एक्टिविटीज़ में। तो ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी और टर्शरी में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं। The proportion of people working in different activities varies in developed and developing countries. तो अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से लोग हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में टर्शरी सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है। फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इनमें ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं लोग। Developed nations have a high proportion of people in secondary and tertiary activities. Developing countries tend to have a higher population of their workforce engaged in primary activities. मैंने बता ही दिया कि developing में primary में ज़्यादा है। In India, about 64% of population is engaged only in agriculture. 64%। सोचो कि मतलब इंडिया में 64% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के थ्रू कमा रहे हैं। 64%, which is a huge number. The proportion of population depend on secondary and tertiary sector is about 13 and 20%. तो प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं? 64% लोग जो हैं वो कमा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से, और प्राइमरी में भी किससे? फार्मिंग सेक्टर से। सेकेंडरी से कमा रहे हैं 13%, और टर्शियरी सेक्टर में 20%, ठीक है। तो 20% ऑक्यूपेशन जो हमारे इंडिया में है वो 20% टर्शरी से है। तो पहले नंबर पे प्राइमरी, सेकंड नंबर पे टर्शरी, और थर्ड नंबर पे सेकेंडरी, विच इज़ 13% ओनली 13%। और ये 20% भी इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल एस्पायरेंट बनने की काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, होड़ है, लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ काफ़ी अब सोचने लगे हैं। तो इसीलिए ये 20% जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज नंबर हुआ है। बट सेकेंडरी सेक्टर में अभी भी सिर्फ कितना है? 13%। There has been an occupational shift in favor of secondary and tertiary sectors because of the growing industrialization and urbanization in recent time. तो वो कह रहे हैं कि लोगों का अब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की जॉब की तरफ फिर भी थोड़ा सा झुकाव हुआ है। किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से, शहरीकरण होने की वजह से। तो इन चीज़ों की वजह से प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी और टर्शियरी में फिर भी शिफ्ट अब होने लग गए हैं। नेक्स्ट, हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन में जो हेल्थ है उसका एक इम्पोर्टेंट मतलब हेल्थ का इम्पोर्टेंट रोल होता है, विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हेल्थ है वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो हमारी जो सरकार है वो जो नीतियाँ लागू करती है, जो प्रोग्राम्स लागू करती है, किसके लिए? सस्टेन रखने के लिए हेल्थ को। हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स, उनकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ है? हमें देखने को मिला है एक बहुत मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली है इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन की हेल्थ में। किसकी वजह से? भाई जो हमारी जो सरकार है वो जो एफर्ट लगा रही है। डेथ रेट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 25 per thousand population in 1951 to 7.2 per thousand in 2011, and यानी कि जहाँ पहले पर 1000 25 डेथ होती थी, वहाँ हमने देखा कि अब 7.2 पर 1000 होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा मिला है हेल्थ की जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने चलाई हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज़ इंक्रीज्ड, और जो लाइफ
एक्सपेक्टेंसी यानी कि बर्थ के टाइम पर पहले के टाइम पे क्या होता था, काफ़ी सारे बच्चे जन्म के टाइम पर ही उनकी The substantial improvement is the result of many factors including improvement in public health। तो ये जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है एक्सपेक्टेंसी रेट में जो बर्थ के टाइम का है, उसमें काफ़ी सारे रीज़न हैं। एक तो इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, एक है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शन डिजीज़ भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आए हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस इन डायग्नोसिस। तो बीमारी के डायग्नोज होने में, पता लगने में में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलमेंट्स और उनके ट्रीटमेंट में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स, इतनी सारी अचीवमेंट होने के बावजूद भी द हेल्थ सिचुएशन इज़ अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। ये सब चीज़ें हेल्थ में इतनी फैसिलिटी होने के, हेल्थ सेक्टर में इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ों में इंडिया जो है वो अभी भी पीछे है। द पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन इज़ मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल। तो पर कैपिटा जो कैलोरीज जितनी होनी चाहिए, जितनी इनटेक होनी चाहिए बच्चों में, वो उससे कम है। जो रिकमेंडेड जो सलाह दी जाती है कि इतनी तो कैलोरीज होनी चाहिए, उससे कम लेते हैं लोग। एंड माल न्यूट्रिशन, और बच्चों में कुपोषण भी है, विच अफेक्ट्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन। जो हमारे कंट्री की काफ़ी पॉपुलेशन को ये जो माल नरिशमेंट है अफेक्ट करता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पीने लायक जो पानी होता है, एंड सैनिटेशन, और जो सैनिटेशन अम्यूनिटीज़ आर अवेलेबल टू ओनली 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। गांव में सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन है गांव की जिनको ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिला हुआ है, प्लस सैनिटेशन की फैसिलिटी मिली हुई हैं। सैनिटेशन की फैसिलिटी मतलब जैसे टॉयलेट्स वगैरह, सीवेज वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हैं सिर्फ 1/3 को, ठीक है, रूरल एरिया में। दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल्ड, ये प्रॉब्लम्स जो हैं उनका कुछ समाधान होना चाहिए थ्रू एंड अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी। एक प्रॉपर पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो लागू होनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट जो जवान जो आते हैं वो एडोलसेंट वाले एज में माने जाते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन। हमने पीछे जब देखा था कि एज वाइज, एज ग्रुप में जब पॉपुलेशन को हमने इंडिया में जब डिवाइड किया था, तो सबसे पहला जो ग्रुप था वो चिल्ड्रन का था, राइट, दूसरा एडोलसेंट का ही था, और तीसरा था जो एज्ड लोग हैं, दूसरा एडोलसेंट का था, यानी कि जो जो यंग जनरेशन है, और फिर चिल्ड्रन और एज। और हमारे कंट्री में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ऑलमोस्ट 60% थी एडोलसेंट पॉपुलेशन। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये हमारी ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की है। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन क्या है इंडिया में? एडोलसेंट। एडोलसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर। जनरली 10 to 19, ये जो एडोलसेंट मैंने बताया 3 कैटेगरी में, ये सब कैटेगरी थी। सेकंड में मतलब जो डेमोग्राफिक डिवीजन में सेकंड कैटेगरी की एक सब कैटेगरी थी एडोलसेंट। जो एडोलसेंट है वो 10 to 19 ग्रुप में आते हैं। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। हमारे देश के फ्यूचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट। तो जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है बजाय के बच्चे और बाकी जो अडल्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में एडोलसेंट को ज़्यादा चाहिए होता है न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन कैन लेड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो तो उसका नतीजा क्या होगा? डेफिशिएंसी यानी कि कमी, एंड स्टंटेड ग्रोथ यानी कि शरीर में कमियां हो जाएंगी, और स्टंटेड ग्रोथ, और ग्रोथ रुक जाएगी।
But in India, the diet available to adolescents is inadequate in all nutrient. लेकिन इंडिया में जो एडोलसेंट्स के लिए जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट्स इनएडिक्वेट हैं, कमी है न्यूट्रिएंट्स की. अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया. काफ़ी नंबर में जो एडोलसेंट लड़कियां हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है. एनीमिया मतलब खून की कमी से सफ़र करती हैं. देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में उनकी इन एडोलसेंट्स की जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको एक प्रॉपर एडिक्वेट अटेंशन नहीं दी गई है, प्रॉपर अटेंशन नहीं दी गई है. The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. तो जो गर्ल्स हैं, जो एडोलसेंट गर्ल हैं, तो उनको इसकी तरफ थोड़ा वो करना चाहिए. जो ये प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट कर रही हैं उनकी तरफ थोड़ा सा उनको ओपन अप होना चाहिए. अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इम्प्रूव्ड. उनके बीच में जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन. लिटरेसी और एजुकेशन के थ्रू उनके बीच में ये प्रॉब्लम को जागरूकता दिलाई जा सकती है. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. अब ये देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन के बारे में. Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare. हमें ये पता होना चाहिए कि फैमिली की जो प्लानिंग्स होती हैं उससे क्या इम्प्रूवमेंट होगी, इंडिविजुअल हेल्थ और वेलफेयर. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए कॉम्प्रीहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952. 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? इनिशिएट किया था एक कॉम्प्रीहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या शुरू किया था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, FPP, 1952 में. द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ सोट टू जो फैमिली के वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम था, हैज़ सोट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस. उसमें क्या था कि जो पेरेंट जो हैं वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे जो पेरेंट्स वगैरह थे उनको और रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड वे में कैसे काम किया जा सकता है, ये चीज़ें समझाना था इस प्रोग्राम के तहत. वॉलंटरी बेसिस के भी वॉलंटरी अपनी तरफ से लोग आ सकते थे एज ए सोशल हेल्प के लिए, और पेरेंट्स को समझाना कि भाई एक प्रॉपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है चीज़ों की तरफ, और एक प्लान्ड वे में अगर आप काम करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं. द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 NPP आएगा. ये NPP नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज़ ए कुलमिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स. तो ये जो NPP आई थी 2000 में, ये कंबाइनिंग इफेक्ट थी प्लानिंग एफर्ट्स. मतलब ये एक कॉम्बिनेशन था इतने सालों से जो एफर्ट्स आ रहे थे उनका एक ये कंबाइन इफेक्ट था. क्या? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 वाली. इससे पहले जितने भी छोटे मोटे एफर्ट या बड़े लेवल पे एफर्ट चल रहे थे उनका ये कंबाइनिंग इफेक्ट था. द NPP 2000 प्रोवाइड्स ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन. इसने क्या किया? एक फ्रेमवर्क तैयार किया. क्या करने के लिए? कि फ्री और कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन दी जाएगी जो बच्चे 14 साल तक की उम्र के होंगे. रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30%. और जो छोटे बच्चों का जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मरने की जो दर है, वो क्या की जाएगी? टू बिलो 30% कर दी जाएगी. 30% से कम कर दी जाएगी पर 1000 लाइव बर्थ्स. अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़.
और क्या अचीव किया गया, क्या अचीव कराया गया कि अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। इम्यून मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए जो वैक्सीन होती है चिल्ड्रन को दी जाती है अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। जो भी डिज़ीज़ जो हैं वो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किए जा सकते हैं, तो उसके तहत प्रोग्राम शुरू किया गया बच्चों को इम्यून करने का। वैक्सीन्स लगवानी शुरू की गई बच्चों को उन बीमारियों के लिए जो कि वैक्सीन से क्योर हो सकते थे। और क्या किया गया, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। ठीक है, कि लड़कियों की शादी थोड़ा लेट की जाए, इतनी कम एज में उनकी की जाती है जो कि गलत है। एक जो फैमिली मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, और फैमिली को उसमें कई चीज़ों में फैमिली के वेलफेयर में फैमिली के वेलफेयर के लिए और पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम था ये, फैमिली और पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम था ये। ठीक है, तो बस उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं आपको बताई हैं। अब तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा सारा, ये किसके बारे में पढ़ा है? एक तो जो 1952 में जो पॉलिसी आई थी, और एक जो नेशनल, फिर 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, FPP था, और जो 2000 में आया वो NPP था, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसके तहत ये सारे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, जिसमें क्या था कि भाई देखो 14 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, 30% से कम मोर्टेलिटी रेट किया जाएगा, एक इम्यूनाइजेशन बच्चों को इम्यून बनाने के लिए वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, लड़कियों की मैरिज की एज जो है थोड़ी ज़्यादा की गई। तो ये टोटली क्या था, एक फैमिली और पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम था, NPP 2000। अब NPP एंड एडोलसेंट्स। NPP identify adolescent as one of the major section of population that need greater attention। तो सरकार ने जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी चलाई थी 2000 की, उसमें इन्होंने कहा कि जो एडोलसेंट है इनको बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। बिसाइड्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे तो ध्यान देने की ज़रूरत है ही। द पॉलिसी पुट्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलसेंट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो जो ये बच्चे हैं इनके न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट पे तो ध्यान देने की ज़रूरत ही है। साथ में पॉलिसी ने ये चीज़ भी बोली कि हमें ग्रेटर एम्फेसिस, हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत और कहाँ पर है, अदर इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलसेंट जो हैं उनकी और भी जो इम्पोर्टेंट नीड्स हैं एडोलसेंट्स की, उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे एक तो क्या कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि बहुत से एडोलसेंट जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं जो ह्यूमन नहीं होना चाहते, अनवांटेड होता है वो, एक तो उसके लिए कोई ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बारे में इनको अवेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई, NPP में। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट एम टूवर्ड्स एनकरेजिंग, इसने ऐसा प्रोग्राम भी जो है वो शुरू किया NPP ने, जो किसको किसको एनकरेज करता था, डिलेड मैरिज के। एक तो मैरिज जो है लड़कियों की थोड़ा लेट उम्र में होनी चाहिए, इतनी कम उम्र में बिल्कुल ही, जैसे 15-16 साल की उम्र में हो जाती थी शादियाँ, ये नहीं होनी चाहिए। एंड चाइल्ड बियरिंग एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट, और एक चाइल्ड बियरिंग के मतलब डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, क्योंकि जल्दी मैरिज हो जाती थी, बच्चा जल्दी, और औरतों की हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता था। एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट अबाउट द, और एजुकेशन दो एडोलसेंट को अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, के अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और एक मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, के कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो सर्विस जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड होने चाहिए एडोलसेंट्स को, न्यूट्रिशनल सर्विस होनी चाहिए प्रोवाइड, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज, और हमें जो लीगली जो भी पॉलिसी हैं देश में या कानून है उनको और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है।
पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। किसी भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो होता है वो लोग होते हैं वहाँ के। अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। इसीलिए अगर मेन रिसोर्स पीपल हैं तो पीपल्स का वेल एजुकेटेड और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है।